इससे बड़ी कोई खबर नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और इसमें सबसे पहले आपको ले चलेंगे कैबिनेट की ब्रीफिंग में। अध्यक्षता में कैबिनेट में और सीसीए में जो 7 बड़े फैसले लिए गए आज आपके सामने प्रस्तुत है। पहले 2 फैसले बनारस में, काशी में बहुत एक नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। बहुत ही नए तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तीसरे और चौथे सेमीकंडक्टर 2.0, सेमीकॉन 2.0 मिशन का अप्रूवल हुआ आज। और चौथा फैसला है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का अप्रूवल हुआ। 5वां है यूरिया में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, ये अप्रूव हुआ आज। 6ठे और 7वें दोनों रेलवे के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम है, डबलिंग के और 4th लाइन के। सबसे पहले खाई के पान बनारस वाला। सबसे पहले वाराणसी का ओझा जी, आज आपने बनारस की व्यवस्था की है सारी। ओझा जी ने आज बनारस की व्यवस्था की है। क्या पूछ रहे हैं? पहला क्वेश्चन आ गया उधर से। तो सबसे पहले आज अगर हम बनारस काशी को देखें, काशी में हर साल करीब करीब 15 करोड़ 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी में। नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत बड़ी संख्या है। और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं। आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है वो आज 2 अप्रूवल हुए हैं बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। ये वरुणा एक्सप्रेसवे का कंप्लीट रूट मैप। ये हम देखेंगे गंगा जी इधर, ये गंगा जी, वरुणा नदी कंप्लीट जैसे उनका पाथ है वरुणा नदी का, उसी के साथ साथ पूरा एक एलिवेटेड कॉरिडोर। क्योंकि शहर के अंदर अब रोड्स को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। शहर भी बहुत हजारों वर्षों पुराना शहर है। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर एयरपोर्ट को कवर करेगा। एयरपोर्ट को कवर करते करते जाके काशी स्टेशन है यहाँ पर रेलवे का, और एक नया नमो ब्रिज बन रहा है। उस नमो, ये यहाँ पे 6 लेन हाईवे और 4 लेन रेलवे का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये नमो ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज के साथ लगा हुआ ये पिंक कलर का, पर्पल कलर का कंप्लीट ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। । 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी 11,000 करोड़ का। हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा। शहर कंप्लीटली, शहर का जो कोर है, सिटी का जो कोर है, वो इससे डिकंजेस्ट हो जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, चौका घाट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी रेलवे स्टेशन और नमो घाट, और नमो घाट के आगे फिर नमो ब्रिज, ये सब के सब इससे कनेक्ट हो जाएंगे। टूरिज्म में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा, लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। काशी के निवासियों में एक नई खुशी की लहर, एक नए तरीके से पूरे शहर का ट्रैफिक का फ्लो इससे परिवर्तित होगा, चेंज होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ
गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर काशी में। काशी में गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट यहां से लेके गंगा जी के साथ पैरेलल चलते हुए, और ये रामनगर जो लिखा हुआ है यहाँ पर लंका चौक की तरफ जाने वाला IIT BH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इधर पास में, यहाँ पर एक सिग्नेचर ब्रिज बनेगा जो कि केबल स्टेड सिग्नेचर ब्रिज होगा। तो ये वरुणा एलिवेटेड और गंगा जी एलिवेटेड दोनों कॉरिडोर्स मिलके कंप्लीट ट्रैफिक को एक तरीके से टोटली डीकंजेस्ट। अब आप इस नक्शे में अगर देखें तो ऊपर आपको काशी स्टेशन दिखाई देता है और नमो ब्रिज दिखाई देता है। उधर से वरुणा रिवर के साथ साथ कंप्लीट एक हाईवे जा रहा है, बनेगा, एलिवेटेड बनेगा, और ये गंगा जी के साथ साथ। तो आप देखो, आप कंप्लीट काशी का ट्रैफिक का कंप्लीट एक नया मैप बन गया। 46 किलोमीटर का ये होगा गंगा जी के साथ चलने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा। इसके साथ ही साथ कई जगह फुट ओवर ब्रिजेस हैं, लूप्स हैं, रैंप्स हैं, लिंक रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं। एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बनना चाहिए वैसा बनेगा ये। NH19 को NH35 को, NH19 यानी प्रयागराज से वाराणसी, और दूसरा NH35 यानी वाराणसी से आगे मिर्जापुर की तरफ जाने वाली हाईवे, इन दोनों को डीकंजेस्ट करेगा, दोनों के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी, और बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो दर्शनार्थी आते हैं, भक्तजन आते हैं, श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, उनके लिए एक नई फैसिलिटी ये क्रिएट होगी। अब मैं आता हूं आज के तीसरे फैसले पे, सेमीकॉन 2.0। 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, AC, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं। इसके लिए आज, और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अब पूरी चेन, वैल्यू चेन अब कवर हो गई। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन देखें, मिट्टी से सिलिकॉन का इनगट बनता है, वहाँ से बेयर वेफर, उससे वेफर बनते हैं इनगट को स्लाइस करने से, और फिर फैब्रिकेटेड वेफर। फैब्रिकेशन बहुत ही फाइन काम है। फैब्रिकेशन का काम अगर समझे हम, तो जैसे नाखून पे अपना नाम लिखें अगर आप, तो फिर भी लिख सकते हो, राइट? लेकिन अगर आप इसी नाखून पे अगर आपको बोलें कि पूरी रामायण लिखो, पूरी महाभारत लिखो, रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ अगर इस नाखून पे लिखने हो, तो इतना महीन काम, इतना फाइन काम, दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, दैट लेवल ऑफ फाइन वर्क इज व्हाट दिस प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन इज। ये जो सेकेंड ब्लॉक में आपको फैब्रिकेटेड वेफर सेमीकंडक्टर फैब जो लिखा हुआ है ना, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, एंड पीपल से दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन में द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस if we consider, then it is semiconductor manufacturing process. पूरे मानव सभ्यता में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है तो सिलिकॉन, आई मीन सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन का काम। उससे फिर ATMP यानी उस वेफर में से चिप, छोटी सी इतनी बारीक चिप जो दिखेगी भी नहीं, उस चिप को निकाल के उसको पूरी कंप्लीट बॉडी देना, उसके लेग्स बनाना, उसको हीट सिंक देना, वो सब देने के लिए ATMP वाला। और उसके बाद में बेयर कंपोनेंट्स, जितने पैसिव कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, थर्मिस्टर्स, फ्यूजेस, कनेक्टर्स, इंडक्टर्स, वो सब, और सब असेंबली। फिर सब असेंबली से आगे आके फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट।
तो अब आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर, कंपोनेंट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ईसीएमएस में कंपोनेंट्स, सेमीकॉन में एक्टिव चिप्स, और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का जैसा पीएलआई 1 था, फिर पीएलआई आईटी हार्डवेयर था, और आज नेक्स्ट आएगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो कंप्लीट वैल्यू चेन इससे कवर हो जाती है। बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं। फैक्ट्री सारी एयर कंडीशनड होती हैं, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं, उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और देश को सक्सेस भी बहुत मिली है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हर विजिट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर्स से मिलते हैं, समय देते हैं। जब सेमीकॉन का भारत में कॉन्फ्रेंस हुई, तब भी प्रधानमंत्री जी ने 5 घंटे लगातार हर एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर के साथ बात की, पूछा क्या आपको और इसमें क्या फैसिलिटीज चाहिए, किस तरह से भारत में इंडस्ट्री आए। और ये इंडस्ट्री स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है। दुनिया के कई देशों ने इसको स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, सब ने इसको स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है। ये माइक्रोन प्लांट का जो 12 प्लांट अपने अप्रूव हुए हैं सेमीकॉन 1.0, उसमें से 3 प्लांट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है। ये माइक्रोन प्लांट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2026 को माइक्रोन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। दिस इज द प्लांट, ह्यूज प्लांट, 93 एकर्स में स्प्रेड है। दिस इज द प्लांट ऑफ माइक्रोन। देन बाद में केन्स का स्टार्ट हुआ 31 मार्च को। अगेन द प्लांट इज वेरी एडवांस्ड प्लांट, और कंप्लीट इंडिया से जापान को, यूएस को, यूरोप को यहाँ से चिप्स एक्सपोर्ट होने लगी। ये प्लांट केन्स का आगे और भी एक्सपैंड होएगा। फिर बाद में 4 जुलाई को, अभी 4 जुलाई को सीजी सेमाई का स्टार्ट हुआ। अगेन यहाँ से भी जापान, यूरोप, यूएस चिप्स एक्सपोर्ट होने लगी है। एक छोटी सी आपको फिल्म दिखाएंगे किस तरह से एकदम ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे, बेटियां आती हैं, young persons, young women, what kind of experience they have seen. मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं झारखंड के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम शिवानी विकी है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम प्रियंका धनवार है और पुरानी आया मैं रहने वाली हूँ। साउंड लाओगे? सिंगल मदर है, मेरे पापा नहीं है। फिर यहाँ पे काम करने लगी तो उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट किया, खुशी से, मतलब मेरे मम्मी पापा, मतलब उनके आंखों से आंसू निकल गया था। फिर रहने के लिए रूम दिए गए, आने जाने के लिए बस प्रोवाइड किए गए हैं। इंग्लिश अगर किसी को समझ नहीं आती है तो ऑडियो दे रहे हो समझाते, नहीं तो प्रैक्टिकल कंप्यूटर का? कि हाँ यहाँ साउंड प्लीज। वापस ले लो। हाँ, मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अरे मेरा नाम शिवानी विकी है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी है, सिर्फ सिंगल मदर है, मेरे पापा नहीं है। फिर यहाँ पे काम करने लगी तो उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट किया, खुशी से, मतलब मेरे मम्मी पापा, मतलब उनके आंखों से आने जाने के लिए बस प्रोवाइड किए गए हैं। इंग्लिश अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो वो लोग हिंदी से भी समझाते, नहीं तो प्रैक्टिकल करके बताते कि हाँ यहाँ ऐसा, ये प्रोसेस में ऐसे ये होता है। हम लोग को बाहर भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए मलेशिया में। झारखंड से बाहर नहीं आ पाती तो मैं भारत से भी बाहर नहीं जा पाती। जब मैं मलेशिया गई तो मेरे परिवार वाले जो है बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं जो है पहली थी अपने घर से जाने वाली। गांव की बेटी बाहर इतना कुछ कर रही है, सेल्फ डिपेंड है। देख रहे हो
इस तरह का चेंज इस पूरे प्रोग्राम से आया है। ऐसे ऐसे यंग नौजवान जो कि कई बार अपने घर से भी बाहर नहीं निकले हों, अपने गांव से भी बाहर नहीं निकले हो, वो लोग इस इंडस्ट्री में, ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान, ऐसे बेटे और ऐसे बेटियां आज इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट में जागी रोड का प्लांट टाटा का अभी बन रहा है, बहुत ही अच्छी तेजी से बन रहा है। करीब ये देखो, ये अभी प्लांट बन के यहाँ पर भी नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से बच्चे ट्रेन होके इस प्लांट में काम करने लगे हैं। तो एक तरीके से एक इंडिया में जो सारी दुनिया को जब विश्वास भी नहीं होता था कि भारत में कभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ सकती है, और प्रयास 1960 से चल रहा था। 1960 से भारत में इस इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास चल रहा था। फाइनली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को ये सफलता मिली है, और इसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए धोलेरा की फैब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेजी से। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका कंस्ट्रक्शन, और ये तेजी से यहाँ पे धोलेरा की फैब का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 163 एकर्स में स्प्रेड है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे करीब करीब 20,000 लोग काम कर रहे हैं। 20,000 पर्सन्स आर वर्किंग इन दिस सिंगल प्लेस। चिप्स 2 नैनोमीटर की भारत में डिज़ाइन होने लगी। 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में AMD, ARM और ये क्वालकॉम का जब 2 नैनोमीटर का चिप डिज़ाइन करने गए थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया तब मुझे इनवाइट किया था वहाँ पे। तो एक तरीके से ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जो कि दुनिया में आज भारत के लिए एक नया रिस्पेक्ट, इसके कारण भारत की एक नया परसेप्शन बन रहा है। और टैलेंट डेवलपमेंट में बहुत ही फोकस किया गया। 315 यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के होते हैं, और दुनिया अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो शायद ही कहीं किसी देश में इस तरह का एग्जाम्पल आपको मिलेगा। नया सेमीकंडक्टर करिकुलम बना। 500 कॉलेजेस में 8,000 स्टूडेंट्स को हर साल ट्रेनिंग सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में दी जा रही है। और दुनिया में इंडस्ट्री का मानना है कि करीब करीब 10 लाख लोगों का शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो वो सारा आराम से, जो टैलेंट की कमी के कारण बाकी जगह से कोई इंडस्ट्री को आना है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में इस तरीके से लाया जा सकता है। और जगह जगह से, देश के कोने कोने से, टियर 2 सिटीज से भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चिप्स डिज़ाइन की है, जो चिप्स को फैब्रिकेट भी किया गया। 175 चिप्स स्टूडेंट्स की डिज़ाइन की हुई फैब्रिकेट होके उसका टेस्ट होना अभी तक संभव हो पाया। ये प्रधानमंत्री जी को स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स भेंट की थी पिछले सेमिकॉन में। वो है क्या, लाए क्या? और जिस तरह से ग्लोबल इंटरेस्ट भारत में आया है सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का, हर दुनिया का इंडस्ट्री का बड़ा लीडर आज भारत में आना चाहता है और प्रेजेंट है। इतनी कंपनीज ने इतने इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं। भारत का पार्टनरशिप्स हो चुकी है अमेरिका के साथ, EU के साथ, जापान के साथ, सिंगापुर के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, जर्मनी के साथ। ये सारी भारत के साथ को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, और ये इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस्ड है ऑलरेडी इन कंपनीज के। अप्लाइड मटेरियल्स का 400 मिलियन, AMD का 400 मिलियन, माइक्रोचिप का 300 मिलियन, लैम का 1.1 बिलियन, KLA का 400 मिलियन, ASML, TL, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, मर्क, इन सब के आगे इन्वेस्टमेंट्स भारत में आ रहे हैं। इन सब इन्वेस्टमेंट से एक टोटली नया इकोसिस्टम बन रहा है। तो अब इस मोमेंटम को आगे ले जाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकॉन 2.0 अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है बेसिकली। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। हमने सेमीकॉन 1.0 में फोकस दिया कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, भारत में स्थापित करना है, नए तरीके से काम करने की पद्धति लानी है। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन चिप्स, डिजाइन ऑफ चिप्स में। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रैटेजिक चिप्स भी होगी और कॉमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी, उसकी IP भारत में रहेगी और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। इस तरह की व्यवस्था इस सेमीकॉन 2.0 में, यानी 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम।
कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए चिप्स बनाएंगे जो स्टार्टअप्स और डीप टेक स्टार्टअप्स, वो सब उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहेगा, ग्रांट मिलेगी, को इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो बड़ी कंपनियां इसमें आना चाहती हैं उनके लिए रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग रहेगी। सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। हम सब जानते हैं करीब 250 से ज़्यादा तरह के केमिकल्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आते हैं, और 50 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इसमें काम में आती है, और करीब करीब 100 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की मशीनें इसके बनाने में लगती है। उन सब का मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन भारत में आए, वो प्रयास इसमें रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स का। और तीसरा, बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, नई फैब्स भी आएंगी। और एटीएमपी ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उन सब का उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है। आज हम 28 नैनोमीटर तक हैं, 28 नैनोमीटर से आगे 7 नैनोमीटर पे जाएं, फिर 2 नैनोमीटर की तरफ जाएं। उसके लिए एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए उसकी भी व्यवस्था है, और टैलेंट डेवलपमेंट को और नए स्केल पे ले जाना। अभी ऑलरेडी सारी दुनिया में भारत के टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की चर्चा है, और कई देश इसी तरह की स्कीम्स लाने में अभी लगे हुए हैं। तो इसको और एक नए लेवल पे ले जाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके आउटकम एक्सपेक्ट करें, करीब 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होएगा, और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा इस सेमिकॉन 2.0 के आने से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसा मैंने कहा, ये फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जो चिप बनती है उसका फिर और कई सारे सेक्टर्स में उपयोग होता है। जैसे स्टील एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, स्टील बनता है तो कई सारे सेक्टर्स में उसका उपयोग होता है। जैसे केमिकल एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, केमिकल अगर बनता है तो उसका कई सेक्टर्स में फिर उपयोग होता है। तो ये कोर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, आज का जो फैसला हुआ वो है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, MPMS, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ है। आप सब जानते हैं कि इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्टर था, आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है, और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है भारत मोबाइल फ़ोन का। और मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने छोटे से डिवाइस के अंदर बड़े कंप्यूटर सेंटर, डेटा सेंटर जितनी ताकत उसको लानी है। यानी हर चीज़ को एकदम प्रिसीजन के साथ मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कई इंडस्ट्रीज को ड्राइव करती है। जो देश मोबाइल फ़ोन बनाने लगता है वो फिर एविएशन यानी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, स्पेस के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, डिफेंस के कई प्रिसीजन के जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी देश आगे बढ़ने लगता है। तो आज इस स्कीम का अप्रूवल हुआ। जैसा 2014 से 7 गुना प्रोडक्शन बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, 13 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, 4,24,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के, 4,24,000 करोड़ के। भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बहुत कम होता था, 1.7%। ये अगर पहला वाला अगर पाई चार्ट देखें आप, दूसरा पाई चार्ट देखें वहाँ पे अभी 25-26 में आज 11% एक्सपोर्ट है भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से इलेक्ट्रॉनिक्स का। 442 बिलियन डॉलर्स में से 48 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी एक सिग्निफिकेंट जंप आ गई। तो जो PLI स्कीम लेके आए थे 2020 में, उसकी परफॉर्मेंस बहुत सक्सेसफुल रही। 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट था, 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया। 8,12,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन का टारगेट था, 11,61,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हुआ। एक्सपोर्ट्स का 4,87,000 करोड़ रुपीस का टारगेट था, और 5 साल में 6,43,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ, यानी हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम। और इलेक्ट्रॉनिक्स की रैंकिंग 9th रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स होता था एक्सपोर्ट में, वो 3rd रैंक पे पहुंच गया।
9th रैंक पे होता था, 9 से 3rd पे आ गया। और स्मार्टफोन्स जो टॉप 100 में भी नहीं थे एक्सपोर्ट में, लास्ट ईयर सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी डीजल को पीछे रख के, पेट्रोलियम को पीछे रख के मोबाइल फोन बना, स्मार्टफोन बना, सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 10% से बढ़ के 48% हुआ, एक्सपोर्ट्स में 4% से बढ़ के 61% हुआ। यानी सिग्निफिकेंट ड्राइवर बना मोबाइल फोन एज अ ड्राइवर ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अगर हम 2014 देखें, ये नक्शा अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें तो इस तरह का नक्शा था 2014 में। ये 2020 में पीएलआई स्कीम के आने के तुरंत बाद में, और ये आज देखो 2026 में। इतना बड़ा चेंज आया। मैं तीनों आपको मैप्स दिखाता हूं। ये 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड, 2020 में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। 2016 में जब एप्पल का स्टोर खुलने की बात थी, उसके बजाय प्लांट खुले, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया माइंडसेट में भी, देश के भी कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। 2026 में आज इस तरह का मैप है हमारा। और एक एक फैक्ट्री में कई जगह 20,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कई जगह 15,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये बेंगलुरु में एक फैक्ट्री है जहाँ पे 35,000 एम्प्लॉयज़ हैं एक साथ। ये कोलार में एक फैक्ट्री है, 26,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ये होसूर में एक फैक्ट्री है, 25,000 एम्प्लॉयज़ है, सिंगल फैक्ट्री। और बहुत ही अलग तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है। दिस इज अ टिपिकल वर्क एनवायरनमेंट इनसाइड अ mobile phone manufacturing and electronics manufacturing factory. And more than 60% employees are women employees. Mostly young girls coming from different parts of the country, वो इसमें कई जगह काम करती हैं। इस पूरे प्रोग्राम में पीएलआई में 125 करोड़ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर किए गए और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत बना है। और भारत में जो मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं उसका 99.2% यानी करीब 100% मोबाइल फ़ोन भारत में मेड इन इंडिया है। 12 लाख लोगों को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट है और 25,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स, करीब जैसे जो इंसेंटिव दिया गया था वो करीब 22,000 करोड़ का था ना, सॉरी उससे भी कम था। हाँ, पीएलआई में इंसेंटिव दिया गया था 19,000 करोड़ रुपीस का। और जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़। तो विपक्ष कई बार जो क्रिटिसिज्म करता है उसका सीधा जवाब है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट कंट्री कैन एवर मेक। जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं और साथ ही साथ टैक्स भी उसके साथ, डायरेक्ट रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू भी आ रहा है। और जीएसटी कलेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपीस का। आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीस का है। 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी, तो अब डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए प्रॉपर इंसेंटिव क्रिएट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की ब्रांड बने, इंडियन मोबाइल फ़ोन ब्रांड बने, भारत की मोबाइल फ़ोन ब्रांड बने, वो भी इसमें प्रोविज़न रखा गया है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है कि हमें भारत की मोबाइल फ़ोन की ब्रांड बनानी ही बनानी है। ये इंडियन मोबाइल फ़ोन के लिए कंप्लीट इसका पूरा एक अलग से प्रोजेक्ट बनेगा, प्रॉपर उसकी कंप्लीट उसका एग्जीक्यूशन होगा। इसमें मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एमपीएमएस में करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा।
जो पीएलआई के दौरान 22 लाख करोड़ का प्रोडक्शन था उसका करीब करीब डबल से थोड़ा कम 39 लाख करोड़ रुपीस का इसमें प्रोडक्शन होगा। और एक्सपोर्ट्स 7.5 लाख करोड़ से बढ़ के डबल होके 15 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स होंगे। और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे, इनडायरेक्ट जॉब्स उसके प्रोपोर्शन में ऑलरेडी आते हैं। बिफोर वी गो टू दिस, ये वाली चिप्स हैं जो पहली भारत की कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड दोनों चिप्स हैं। ये दोनों चिप्स पहली कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हैं। वही इसके मोमेंटोज बना के सबको देने डिस्ट्रीब्यूट, ताकि हम भी सभी के अपनी मेमोरी में रहे, जो आप सब जुड़े हो इस सब से। करीब कितने साथी होंगे ओझा जी? और भी दूसरे साथी होंगे, एडिटर्स वगैरह भी होंगे। 500 के आसपास मोमेंटो बनवाइए और ओझा जी सबको पहुंचाएंगे। एडिटर्स भी तो ज्यादा होंगे। और ये है स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स। ये स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स बहुत कम देश है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स, और इम्पोर्टेंट ये है कि बड़े शहर में तो है ही है, लेकिन आसाम का शिवपुर, जम्मू, जालंधर, ग्वालियर, इंदौर, शिलचर, कोलकाता, कैलिकट, पुदुचेरी, धनबाद, मेघालय, एनआईटी, राउरकेला, दुर्गापुर, मतलब देश के कोने कोने से टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स चिप डिज़ाइन कर रहे हैं और वो चिप्स मैन्युफैक्चर हो रही है। बहुत कम देश है दुनिया में जिन्होंने इस तरह की कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए यूथ के लिए, यंग नौजवान जो इंजीनियर्स आगे आ रहे हैं उनके लिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस मिशन में अगला आज का अप्रूवल है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। Each one of them would be producing about 12 lakh metric tons, 12.7 lakh metric tons. उससे करीब 10 करोड़ मेट्रिक टन्स यूरिया प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। करेक्ट है? 1 करोड़, सॉरी, माय अपॉलॉजीज। 1 करोड़ मेट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। 10 मिलियन बोलना था, 1 करोड़ मेट्रिक टन की तरफ हम जाएंगे। इस पिछले 1 दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है। इस नई पॉलिसी में 3 पिलर्स हैं। एक तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट किया गया है, जिससे कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में सब्सिडी का एलोकेशन कैसा हो वो सेपरेट रहे। दूसरा, आरओआई अश्योर की गई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अश्योर किया गया है इन अ रेंज ऑफ 12 to 16% वायबिलिटी रखना है, आरओआई रखना है। थर्ड है, फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेक्स की रिस्क को मिटिगेट किया है। फॉर द फर्स्ट 4 years
फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्जन स्कीम के दौरान डायरेक्टली होता रहेगा, उसके बाद में फॉरेक्स की रेट को फिक्स कर दिया जाएगा। इससे जिस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ेगा तो भारत के यूरिया की कंप्लीट रिक्वायरमेंट भारत में ही बनने लगेंगी, और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिशन है वो इससे यूरिया के सेक्टर में कंप्लीट होगा। नया जो मेथड लगा उससे 250 करोड़ रुपए पर प्लांट सेविंग्स भी होगी, और वो सेविंग्स डायरेक्टली सब्सिडी, जो बहुत बड़ा सब्सिडी आज दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि यूरिया के दाम वर्ल्ड में बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी भारत ने यूरिया का किसानों के लिए दाम कांस्टेंट रखा है। आगे के दोनों प्रोजेक्ट्स रेलवे के अपग्रेडेशन के हैं। पहला है पारादीप से हरिदासपुर। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो पारादीप वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स है, करीब 300 मिलियन टन्स की इसकी कैपेसिटी है, और लास्ट ईयर करीब 240 मिलियन टन के आसपास का इसका टोटल कार्गो हैंडल्ड है। पारादीप सर्व करता है नॉर्थ में, पूरा स्टील हब है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, इन सारे जो स्टील, बोकारो है, इन स्टील हब्स को पारादीप पोर्ट से कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर का मूवमेंट, ये सारा का सारा पारादीप से होता है। और यहाँ जो सेंट्रल उड़ीसा में, वेस्टर्न उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में जो स्टील और पावर का हब है, उसको भी पारादीप पोर्ट सर्व करता है। तो पारादीप पोर्ट को कनेक्टिविटी का बड़ा बूस्ट मिले, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट जंप मिले, उसके लिए आज हरिदासपुर से पारादीप की एक नई लाइन, यानी सिंगल लाइन है, उसको डबल करने का निर्णय लिया कैबिनेट ने। $74 किलोमीटर की ये लाइन है, 2500 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मोस्टली 70% के आसपास लैंड रेलवे की ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, तो ये प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे एग्जीक्यूट होगा। 2 मेगा ब्रिजेस हैं, लूना रिवर पे और महानदी रिवर पे, और 20 मेजर ब्रिजेस हैं और 109 माइनर ब्रिजेस। ये बेसिकली एकदम कोस्टल एरिया है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सब यहाँ पर है, और 2 बहुत बड़ी नदी है। महानदी तो अपने आप में बहुत ही विशाल नदी है। 28 मिलियन टन एक्स्ट्रा इससे कार्गो आएगा, और 18.5 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड हर साल बचेगी, क्योंकि रोड से रेलवे पे ट्रांसफर हो जाएगा ये सारा कार्गो। 74 लाख ट्रीज अगर लगाते तो इतना 18.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता, सिक्वेस्टर होता। यानी दिस प्रोजेक्ट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग अप्रोक्सीमेटली 74 लाख ट्रीज। और प्रोजेक्ट के बनने से देश को 413 करोड़ रुपीस की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की सेविंग होगी। यानी एज एंड व्हेन ईच ऑफ दीज रेलवे प्रोजेक्ट्स कम्स अप, जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं, देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। 25 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सेकेंड है राजखरसवा से डोंगापोसी। ये दोनों उड़ीसा के बॉर्डर पे, झारखंड में दोनों सेक्शंस हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये उड़ीसा का बॉर्डर है नीचे, और उसके जस्ट लगते हुए ऊपर राजखरसवा, नीचे डोंगापोसी। ये डिटेल मैप है। ये भी बेसिकली जो दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो, इसका जो स्टील का क्लस्टर है, इसको कंप्लीट डीकंजेस्ट करने के लिए बना है ये प्रोजेक्ट। इससे ये सारा का सारा आयरन और स्टील का जो बेल्ट है उसका सीरियस डीकंजेशन होगा। यहाँ पे कितनी भी अच्छी रोड बनाए, बहुत प्रेशर है ट्रक्स का, तो यहाँ पे ये आने से, प्रोजेक्ट आने से सिग्निफिकेंट काफी प्रेशर कम होगा। ये 4th लाइन है, 1365 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, और 71 किलोमीटर्स की, झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 5 मेजर ब्रिजेस हैं, 124 माइनर ब्रिजेस हैं। प्रोजेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग बहुत होगी प्रोजेक्ट के कारण। 11 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा,
क्योंकि 16.5 मिलियन टन कार्गो इसमें शिफ्ट होएगा हाईवे से रेलवे में, और 42 लाख ट्रीज बचाने के, प्लांट करने के बराबर का ये कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 235 करोड़ रुपीस की कमी आएगी और 24 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत सारे जो बड़े बड़े फैसले लिए गए, इसका आपके सामने समरी है। 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स करीब 2,60,000 करोड़ के, 36 हाईवे प्रोजेक्ट्स 3,70,000 करोड़ के, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,50,000 करोड़ के, एयरपोर्ट उड़ान स्कीम 37,000 करोड़, पोर्ट्स, शिपिंग रिफॉर्म्स, शिप रिपेयर फैसिलिटी 1,60,000 करोड़, रोपवे 6,800 करोड़, हाइड्रो प्रोजेक्ट 71,000 करोड़, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल पार्क्स 62,000 करोड़, आवास योजना 5,36,000 करोड़, जल जीवन मिशन का मॉडिफाइड फॉर्म 8.7 लाख करोड़, कोल गैसिफिकेशन 37,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 22,000 करोड़, सेमीकंडक्टर 2.0 1,27,000 करोड़, और ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल्स हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 62,000 करोड़, टोटल 28 लाख करोड़ रुपीस के ज़्यादा के बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फैसले। अब आपके क्वेश्चंस। धन्यवाद। So as per protocol, I'll start from the first row. Ma'am, yes please. अपना नाम और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। Hi, good afternoon, sir. Ashmit from CNBC TV 18. Firstly, congratulations, sir. A long time coming. Both these major announcements on semiconductor as well as mobile PLI. I just have a couple of questions, sir. For Semicon for ISM 2.0, what is the duration of this scheme? That was one question I had. Second, as far as the mobile manufacturing scheme is concerned, will the incentive be export linked or will it be on account of incremental production? And number three, sir, I forgot. Indian brands, sir, what is the kind of incentive, as in the quantum of incentive that we're offering for design and R&D for development of an Indian brand? Hi, sir. Ashish from Business Standard. You said that in ISM 2.0, there is also a provision for large companies to join and a form of royalty arrangement will be given to them. If you could shed some light on how that works. Thank you. So, Ohik from Money Control, just wanted to ask that under the Semicon 2.0, are we also targeting to attract companies like ASML and others to, invest in the country? Thank you. Hi, sir. Shubhan from the Economic Times. A similar question on the strategic and commercial chips for which incentives up to 30% have been announced. I mean, are we looking at certain number of sectors or applications which have been prioritized in this case? First row. Sir, I am Deepak from Times of India. I think in the cabinet it was approved that Semicon will be for 12 years. So, and you said that at the end of this tenure, India will be self-sufficient. That means by 2038, will be... No, I'm asking, sir. No, self-sufficient in semiconductor, I think you said, sir. No, that's my mistake, sir. So it's for, I think, by 2038. Second question about Baruna Ganga, sir, project. Again, it's a HAM project. So will there be toll on the entire stretch or partially? I think there have been some discussions that some partially can be toll. Third question on, sir, this urea thing. I think if my memory serves me right, in 2022, former fertilizer minister Mansukh Mandaviya in the cabinet briefing itself had said, by end of 2025, India will be self-sufficient in urea, will not be importing because of more production and, nano urea. So, what has gone wrong or maybe a little delayed? And in these new projects, it will be only urea or also nano urea? Anybody on the first row? Then second row, 867. Hi, sir. Sesha from NDTV Profit. Sir, on this new mobile phone manufacturing ecosystem, is this an extension of the PLI scheme? Is that the correct way to read it? And also, have we initiated any discussion with any companies on the ISM 2.0? 76.
सर संजय शर्मा इंडिया न्यूज़ चैनल से। सर मेरा सवाल है कि भारत का ब्रांड बने मोबाइल फ़ोन, इसकी हम लोग सभी लोग चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो इकोसिस्टम जो आप लोग जो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उस तरह से क्या बन गया है या कितना समय लगेगा इसको बनने में, क्योंकि हम लोग सभी चाहते हैं कि भारत का ब्रांड हो, हमारे हाथ में भी भारत का बना हुआ फ़ोन हो। Second row this side. Yes, please. Sure. Hello, sir. I'm Rajesh Roy from Bloomberg. Ashmit has already asked my question on the duration. I saw in the slide that we are hoping to garner investment worth 4 trillion rupees through Semicon. Can you please tell us how many companies and which are the major companies we are in talks with to get that investment, especially in chip fabrication? I also saw that Tata plant's Dholera plant was there in your slide. Any update on by when it can start commercial production? सर कृष्णमोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल है कि अभी प्रेजेंटेशन में मैंने देखा कि 5% पर एनम यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो क्या हमारा एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है या लोग दूसरे जो पारंपरिक खाद हैं उससे हटके यूरिया पे आ रहे हैं? Number 3. अच्छा। सर असीम CNBC आवाज़ से। सर एक तो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 1 अप्रैल से शुरू होगी, और दूसरा सर ये अगर वैल्यू एडिशन की हम बात करें तो कितने % आप टारगेट कर रहे हैं अगले नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में? So in semiconductor, you have projected that there will be investment worth 4 lakh crore rupees, but production worth 2 lakh crore and export worth 1 lakh crore. So I would like to understand that correlation between the investment and the production output. And again, Asim has just asked about value addition provisions in the mobile scheme. And is there any linkages between the two schemes that if the chips are getting produced in India, will that also be sourced by the companies that are getting incentives in mobile PLI? Also, we already have some domestic companies making mobile phones in India. Will you promote those companies into the for making the India brand, or there will be separate exercise for those products? अपना परिचय भी दे दीजिए। Prasoon from PTI. रुक जाते हैं। ठीक सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं अभी तक। जो क्वेश्चंस का जवाब अभी आ जाए फिर बाद में आगे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं सेमिकॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ। ड्यूरेशन स्कीम का 6 इयर्स है, तो ये जो 4 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट और उसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट वो उसी दौरान है, यानी प्रोडक्शन तो उसके बाद में भी होता जाएगा, तो नेचुरली है कि क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन उससे काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। तो उसमें आप केवल स्कीम के ड्यूरेशन का देखिएगा। सेकंड, डिज़ाइन में लार्ज कंपनीज़ का क्वेश्चन आया। डिज़ाइन में लार्ज कंपनीज़ बहुत सारी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जैसे कई सारी डिज़ाइन कंपनीज़ जो कि भारत की है, दे आर वेरी कीन टू बी ए पार्ट ऑफ द DLI। तो जिस तरह से सेमिकॉन मिशन 1.0 में there was kind of only the startups were considered in the ISM 1.2। इसमें स्टार्टअप्स को भी कंसिडर करेंगे, लार्ज कंपनीज भी अगर आनी चाहे इसमें। कुछ कंपनीज ने इंटरेस्ट शो भी किया और कुछ कंपनीज ने तो ऑलरेडी डिज़ाइन का सेटअप तैयार भी कर लिया है, तो दे कैन ऑल्सो गेट दी बेनिफिट। इसीलिए स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखा गया है कि स्टार्टअप्स वुड बी वेरी हैप्पी विद ग्रांट एंड इन्वेस्टमेंट, बट लार्ज कंपनीज वुड रादर हैव अ रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग। उसकी डिटेल्स आपके सामने जब इसका नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर अंदर जब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें आपके साथ इसके सारे डिटेल्स आपके सामने आएंगे। किन कंपनीज़ के साथ बात की है, कई लोगों ने प्रश्न पूछा है। यहाँ पे नाम लेना उचित नहीं है, बट जैसे जैसे कंपनीज़ अपने प्रोग्राम्स को अप्रूव कराती है, हमने बहुत ही एक सिस्टमेटिक मेथड और कम्प्लीटली टेक्निकल लोग हैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो लोग इसको पूरा इवैल्यूएशन करते हैं इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। उसी प्रोसेस से जैसे जैसे निकलेंगे और कैबिनेट से अप्रूव होंगे वैसे मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। फिर आया क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक और कॉमर्शियल का। स्ट्रैटेजिक चिप्स की रिक्वायरमेंट बहुत है देश में, और इनका मैन्युफैक्चर भी भारत में करना इसलिए ज़रूरी है कि सेफ्टी सिक्योरिटी देश की उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए स्ट्रैटेजिक चिप्स का इसमें रखा गया एक, इसमें PSA और NSA साहब दोनों के चेयरमैनशिप में एक टीम है। वो टीम
आइडेंटिफाई करती है किन चिप्स को हमें लेके आगे बढ़ना है, तो उसके हिसाब से ये कंप्लीट प्रोग्राम रन होगा। कॉमर्शियल चिप्स मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। धोलेरा का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है। 2028 में इसका शेड्यूल है ओपनिंग, कॉमर्शियल प्रोडक्शन 2028 में है। समवेयर इन द मिडल ऑफ द 2028 में बी सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, उसमें इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने का इट इज़ ऑन ट्रैक। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन का मैंने बताया। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन स्कीम को हमें देखना चाहिए, अभी तक का जो इकोसिस्टम बना है उस इकोसिस्टम में कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएं, बिकॉज एज आई शोड यू मोबाइल फ़ोन इकोसिस्टम में बहुत ही कम प्रेजेंस थी 2014 में भारत की। देन 2020 में आते आते असेंबली वर्क चालू हुआ, आगे बढ़ने लगा। नाउ द सिचुएशन इज वेयर वी हैव मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनी ऑफ द कंपनीज आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही साथ कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में चालू हो गई है। जो इक्विपमेंट, जो मशीनें लगती है, जिन मशीनों से मोबाइल फ़ोन बनता है, उन मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में चालू होने वाली है, होने लग भी गई है कुछ। तो ऐसा होने से भारत में एक नया इकोसिस्टम बन गया है। इस इकोसिस्टम का यूज़ करेंगे इंडियन ब्रांड के लिए, और एक्सपोर्ट लेड MPMS रहेगा। इसमें एक्सपोर्ट को बहुत इंसेंटिव रहेगा, बेसिकली फोकस रहेगा एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन भी इससे इम्प्रूव होती है। जितना एक्सपोर्ट होगा मोबाइल फ़ोन्स का, उतना ही भारत में फॉरेन एक्सचेंज आएगा और भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन इम्प्रूव होती है और फॉरेन एक्सचेंज भी भारत में आता है। नोटिफिकेशन इसका भी अगले 20 दिन के अंदर अंदर करने की पूरी प्लानिंग है, उसमें आपको स्कीम के और भी डिटेल्स मिल जाएंगे। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बहुत बड़ा है, दुनिया में हाईएस्ट है चाइना का 38%। 38% हाईएस्ट है, बिकॉज ये सारी ग्लोबल वैल्यू चेंज होती है। वी हैव, और वहाँ पे करीब करीब 35 साल लगे पहुँचने में उस लेवल पे। भारत ने पिछले 7-8 वर्षों के अंदर अंदर ही ऑलरेडी 23% पहुँच चुके हैं। 24% भारत ऑलरेडी DVA में पहुँच चुका है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो जिस तरह से अभी कंपोनेंट बन रहे हैं, डिज़ाइन भारत में होगी। डिज़ाइन का कंपोनेंट बहुत होता है वैल्यू में, टोटल वैल्यू में डिज़ाइन इज़ अ वेरी लार्ज कंपोनेंट, एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो जिस तरह से अभी इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, रोबस्ट हुआ है, उस रोबस्टनेस से भारत में और भी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। वरुणा और गंगा जी पर जो रहेगा उसका टोल से रिलेटेड आपको हाईवे से डिटेल आएंगे। और प्रोजेक्ट बेसिकली हैम प्रोजेक्ट है। यूरिया में आज टोटल कंजम्पशन करीब 3 करोड़ टन का है और टोटल इंपोर्ट है करीब 1 करोड़ टन, है ना? 1 करोड़, हाँ। टोटल कंजम्पशन 4 करोड़ टन का है, प्रोडक्शन 3 करोड़ टन का है और इंपोर्ट 1 करोड़ टन का है। तो इस 1 करोड़ टन को, इंपोर्ट को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट करने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए आज की स्कीम है, जिसमें 1 करोड़ टन का प्रोडक्शन भारत में बनेगा करीब 8 से 9 यूनिट्स में। अब अगला सेट लेते हैं क्वेश्चंस का। थर्ड रो 127। Hi sir, I'm Tvesh from Economic Times. Sir, I have two questions. First is regarding the fertilizer scheme. Sometime back there was also a plan to revive ailing fertilizer projects. Sir, if we can get an update on those. And the second one, sir, is regarding the semiconductor ISM. I saw there was a component of capital goods incentivizing them. So will there be, will this be part of existing capital goods schemes, or will there be separate allocation, and also will public sector undertakings be allowed to participate in this? नेक्स्ट सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से।
नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया को पॉलिसी डिसीजन में लिया गया है कैबिनेट में। इसके ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से होंगे और क्या इसका टाइमलाइन होगा? और आपने जिक्र किया कि अभी जो हॉर्मुज का डिस्टरबेंस है उसके बावजूद हमारे पास यूरिया का पूरा स्टोरेज है, तो उसकी स्थिति अभी क्या है और फ्यूचर हम कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल जो वेस्ट एशिया के कंडीशंस हैं उसमें हम अपने यूरिया और ख़ास तौर पे अपने एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उस पर भी अगर आप बता पाएँ। सर, मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। मेरे दो सवाल हैं। एक है यूरिया पॉलिसी को लेकर। आपने पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप करके प्लांट्स लगाने की बात की है, तो सर इसमें इक्विटी स्ट्रक्चर दोनों के साथ सेम होगा या गवर्नमेंट की मेजॉरिटी दोनों ही केस में होगी? और दूसरा सर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपने कहा है कि यदि इंडिजीनियस कंपोनेंट्स लगते हैं तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव होगा, तो सर वो इंसेंटिव कितना होगा? और यदि वो साथ में एक्सपोर्ट होते हैं तो क्या अलग से उनको इंसेंटिव दिया जाएगा? थैंक यू। 62 सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर थोड़ा सा डिटेल जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बीते कुछ 5-6 सालों में देखा है हमने कि चाइनीज कंपनियों से जुड़े मार्केट में चाइनीज मोबाइल ज़्यादा हैं, चाइनीज कंपनियों वाले हैंडसेट। तो अभी क्या स्थिति है भारत में कि क्या ये जो चाइनीज कंपनियों के मोबाइल हैंडसेट आते हैं वो भारत में बनने लगे हैं या वहीं से एक्सपोर्टर होकर आते हैं? क्या स्थिति है अभी एक्चुअली? थैंक यू। 208 Sir, Prabhudat from Hindu Business Line. Sir, you said that in the new investment policy for urea, the ROI will be 12 to 16%. But 4 years back, the government made a policy capping the profit of current urea companies at 10%. So how do you see that there will have 16% ROI when government is itself by policy? And already there are 2 companies, private companies, who have stopped production in urea in last 2 years. So whether this investment will be done by the public sector, or do you see the private sector will also be interested to invest? 214. Yeah. Hi, sir, Vijay from Mint. So I just want to learn from your side, as far as new investment policy for urea is concerned, how many of them will be in private sector? How many of them will be in public sector? And, and what about the JVs? Is there any plan coming on JVs also? And what will be the tentative cost of all the projects? Thank you. 44, एक last ले लीजिए। 44. So this is Sanjeev Chopra from PTI. This new mobile manufacturing scheme that has been approved by the cabinet today, India continues to be the second largest manufacturer in the world. Have we set a target by when India could be the largest manufacturer, overtaking China? Mobile phone manufacturing. और ले लें सर, अभी नहीं, अभी 2-3 बाकी। ठीक, 51, then 49 and 71. 51. हाँ, प्लीज। सर, मैं दीपक उपाध्याय हूँ स्वदेश ज्योति अखबार से। सर, यूरिया पॉलिसी अनाउंस हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखना है कि चाइना यूरिया के प्राइस कंट्रोल करता है, और जब भी प्राइस बहुत बढ़ते हैं तो बहुत सारे देश यूरिया प्लांट्स की घोषणा करते हैं, और उसके बाद पिछली 2-3 बार हुआ ये, और उसके बाद अचानक से इंटरनेशनल यूरिया प्राइस क्रैश हो जाते हैं, जिससे यूरिया प्लांट्स लगने का जो अलग अलग कंट्रीज़ में घोषणाएँ होती है वो सब फिर दब जाती है। क्या आपने इस फैक्टर को ध्यान में रखा है? 49 and 71 and then 273. That's it. Sir, Prakash Pedashi from ET now. I have 2 questions on new area policy. What is the revised timeline for completely phasing out area imports? Also, the scheme says that the government will provide support based on natural gas prices. Since we are largely dependent on imports to meet our domestic requirement, and we have seen some vulnerabilities during the West Asia crisis as well. So how does the government plan to provide support to these plans? So
Jaspreet from Financial Express. Firstly, congratulations on the very momentous developments today. Sir, on the Semicon 2.0, if you can elaborate a bit on the fiscal outlay for DLI ones. And you also mentioned that JVs would be allowed along with startups and other companies. So in case if there's a breakup as to what sort of shareholder agreement would be there, if there's a percentage for that, that should be good. Hi, good evening, sir. So I'm Virendra Barik from the Indian Express. So here. So ISM 2.0, one of the tables that you showed there said that the government subsidy that's on offer under the 2.0 scheme now hovers between 30% and goes as high as 40%, which is a step down from the 50% uniform subsidy that was available under 1.0 for both FABs and ATMP/OSAT plans. So really a two-pronged question on that front. A, what has necessitated slashing these subsidies to begin with? With higher subsidies, we managed to attract 1 FAB and 11 ATMP, OSAT and various other plans. Now that the that we managed in the 1.0 scheme will continue, given that just the out-of-pocket money of the government is now low. Everybody's. पहले यूरिया के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. प्रोजेक्ट का इस पूरे स्कीम का ऑब्जेक्टिव आत्मनिर्भर होना है और चूंकि प्रोडक्शन डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ने में मेजर फैक्टर रहा है कि एक तो क्रॉप का पैटर्न चेंज हो रहा है और दूसरा टोटल प्रोडक्शन भी देश में बढ़ रहा है. इंक्रीज्ड सोइंग एरिया और इंटेंसिव फार्मिंग ये दोनों भी बढ़ रही. टोटल प्रोडक्शन भी आप देख रहे हो, रिकॉर्ड प्रोडक्शन चावल का और देश में हो रहा है. तो जैसे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ यूरिया की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. तो इसमें आप में से कईयों का क्वेश्चन था कि PSU, प्राइवेट सेक्टर JV, ये जो इंसेंटिव का स्ट्रक्चर है वो सभी के लिए समान है, चाहे PSU आए, चाहे प्राइवेट सेक्टर आए, चाहे कोऑपरेटिव आए. प्रपोजल्स जो भी हैं उनमें से प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, कोऑपरेटिव्स के भी हैं और PSUs के भी हैं. तीनों के प्रपोजल्स ऑलरेडी इसमें हैं. किसी ने कहा कि लोग प्लांट का बंद कर देते हैं. वैसे ही भारत में सिचुएशन नहीं है. भारत ने तो पिछले 10 वर्षों में 6 प्लांट नए सेटअप किए हैं. 6 नए प्लांट सेटअप किए हैं. तो 6 नए प्लांट सेटअप किए हैं तो आने वाले समय में 8 और भी होंगे, जिससे कि देश आत्मनिर्भर आज के जो डिमांड का लेवल है उस पर डेफिनेटली आत्मनिर्भर बन जाएगा. इक्विटी स्ट्रक्चर, लोन स्ट्रक्चर, उसका डिटेल का जब स्कीम के डिटेल्स आपके साथ डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर किए जाएंगे उसमें आना चाहिए. वैसे है मेरे पास नंबर्स, लेकिन इसके बजाय डिपार्टमेंट खुद ही शेयर करे, अच्छा है. ROI जस्टिफाई करना, ROI एश्योर करना, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है. इसका अगर कोई एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनका आप एक्सपीरियंस कुछ अगर बता रहे हो तो वो डिपार्टमेंट आपको डिटेल्स दे देना आप लोगों ने. वल्नरेबिलिटीज में ऑलरेडी गैस का, नेचुरल गैस विच इज़ द लार्जेस्ट इनपुट फॉर यूरिया मैन्युफैक्चर, उसका बहुत सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन किया है सरकार ने और इसमें उसका बेनिफिट भी मिल रहा है. अभी एग्जिस्टिंग वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान भी LNG की कमी कहीं पे आई नहीं है, क्योंकि LNG के प्रोडक्शन के सोर्सेज दुनिया में कई जगह हैं, उन सब को टैप किया गया है और वहाँ से LNG लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है. साथ ही साथ कोल गैसिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट हुए हैं, उन कोल गैसिफिकेशन से जो गैस बनेगी उस गैस से भी आगे फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पॉसिबल है. मोबाइल फ़ोन में इंडियन कंपोनेंट्स कौन से लगेंगे, इसके डिटेल्स MPM, जब भी ECMS का आपके सामने जैसे जैसे नए प्रपोजल्स अप्रूव होते हैं और जो अभी तक अप्रूव हुए 75 प्रपोजल्स, तब मैंने आपके सामने रखे हैं कौन से कंपोनेंट्स भारत में अभी बनने लगे हैं. भारत में जितने भी अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांड के हो,
वो सारे के सारे भारत में ही बनते हैं, 99.2% भारत में ही बनते हैं, किसी भी ब्रांड के हो। और आने वाले समय में भारत की ब्रांड भी बनेगी। अभी ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फ़ोन का, और जैसी प्रोग्रेस आगे होगी ज़रूर इसमें आपको मैं शेयर करूँगा आने वाले समय में। मशीन्स जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उपयोग में आती है वो बहुत ही प्रिसीजन की मशीन्स हैं, वो बाकी किसी भी सेक्टर की मशीन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और उसमें जो कंपनीज दुनिया भर में इस सेक्टर में है उन सब के साथ बातचीत है, वो सब के सब एंगेज्ड हैं। उनमें से कई लोग भारत में आने के लिए तैयार ऑलरेडी हो चुके हैं, और जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ये रोल आउट होता है वैसे मैं आपके सामने रखूँगा। PSUs भी आए, इसमें अच्छी बात है, आएंगे कई PSUs में इसमें ज्वाइन करेंगे। फिस्कल आउटलेज फॉर डिफरेंट पिलर्स, वो जैसे जैसे स्कीम के कंटूर्स आपके सामने रखेंगे, करीब 20 दिन के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आते ही आपके सामने आ जाएगा। इंसेंटिव स्ट्रक्चर को चेंज करना पहले से ओरिजिनल प्लान में है। जब ये करीब 20 साल का पूरा प्रोग्राम है टोटल, अगर सेमीकंडक्टर मिशन अगर हम देखें तो इसका वर्जन 1 था, अभी वर्जन 2 आया है, और आगे इसको जैसे जैसे देश में प्रोग्रेस होगी वैसे इसको आगे लेके जाएंगे। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर शुरू में जो था वो इसलिए था कि दुनिया में भी एक बेंचमार्क है 50% के आसपास का टोटल कैपिटल इंसेंटिव का, और भारत में चूंकि ये नई इंडस्ट्री थी इसलिए भारत में शुरुआत में वो स्ट्रक्चर रखा गया था। अभी एक इकोसिस्टम भी बन गया है, और दूसरा दुनिया का कॉन्फिडेंस भी भारत में आया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स बन सकते हैं। इन सब चैलेंजेस को सरमाउंट करके आज देश में एक कैपेबिलिटी बनी है, तो इसीलिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर को चेंज किया है। ये हुए क्वेश्चंस आपके सारे। क्या है आज बनारस का? बनारस का कचौड़ी है, पान भी है। बनारस की कचौरी, लाल पेड़ा और लाल पेड़ा। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दे रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 7 प्रमुख फैसले लिए हैं, जिसमें काशी में एक नए तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को मंजूरी मिली है। वरुणा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा 14,448 करोड़ रुपए की लागत से। इसके साथ ही साथ गंगा नदी के किनारे भी 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लूना और महानदी पर छोटे बड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। 9 नए यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मंजूरी मिली है। सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही साथ भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की तैयारी है। इस के जरिए मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 62,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी है। पारादीप से हरिदासपुर तक सिंगल रेलवे लाइन की डबलिंग की जाएगी, और ऑब्वियसली इससे पारादीप पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। 2,542 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसी तरह डांगो आपोसी और राज खरसावा के बीच 4थी रेलवे लाइन को मंजूरी मिली है। तो तमाम बड़े फैसले आज कैबिनेट ने लिए हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से तमाम विषयों पर राजनीति हावी है, और ख़ास तौर पर संसद के आगामी सत्र को लेकर किस तरह की सियासत राजनीतिक दलों के बीच चल रही है। ब्रेक के बाद। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सीधे बात करेंगे मॉनसून सत्र की, जिसको लेकर के सियासत गर्म है। एजेंडा है या फिर नंबर गेम है, इसको लेकर के भी चर्चा जोरों पर है। 20 जुलाई के आगामी संसद के मॉनसून सत्र से पहले सियासी हलचल तेज है। सरकार कई अहम विधेयकों को सदन में लाने की तैयारी में जुटी हुई है। सरकार भ्रष्टाचार रोधी विधेयक, पूंजी बाजार सुधार विधेयक, कंपनी कानून संशोधन विधेयक और उच्च शिक्षा सुधार विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा संविधान संशोधन और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जुड़े संभावित विधेयक को लेकर है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है। अप्रैल में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया संविधान संशोधन विधेयक अब बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के शिवसेना में शामिल होने और गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात के बाद नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के गुट के कुछ नेताओं और बीजेपी के बीच भी संवाद की चर्चा है। वहीं सुप्रिया सूले के हालिया संकेतों ने परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव पर नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलों को और हवा दे दी है। सुप्रिया सूले का कहना है कि वो सरकार के साथ जा सकती है इस मुद्दे पर। टीएमसी में टूट, महाराष्ट्र के घटनाक्रम और विपक्षी दलों के बदलते रुख के बीच संसद में संख्या बल को लेकर नई राजनीतिक तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। लंबे अरसे के बाद बीजेपी पहली बार राज्यसभा में बहुमत में आई है। सरकार ने बार बार कहा है कि परिसीमन के दौरान सभी राज्यों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और राज्यों की सीटों में समानुपातिक वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में बार बार दोहराया था और कहा था कि वो इस बात को लिखकर देने को भी तैयार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार राज्यों के हितों की सुरक्षा का भरोसा दे रही है और संसद में समर्थन का भी दायरा बढ़ता दिख रहा है, तो आखिर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अब भी इस प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या विपक्ष का ये विरोध संवैधानिक और संघीय ढांचे से जुड़ी वास्तविक चिंताओं पर आधारित है, या फिर इसके पीछे राजनीतिक श्रेय और राजनीतिक एजेंडे की लड़ाई भी एक बड़ी वजह है? इस विरोध के पीछे कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की आखिर मंशा क्या है, सवाल यह भी उठ रहा है। तो आगामी मानसून सत्र को लेकर बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने सत्र के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए आग्रह किया है। सरकार का सदैव ये प्रयास रहता है कि संसद के सत्र में विधायी कामकाज हो। विपक्ष को निश्चित रूप से प्रश्न पूछने का भी हक है और सरकार की आलोचना करने का भी हक है, लेकिन संसद को लगातार बाधित करने का हक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पिछले सत्रों में जिस प्रकार से विपक्षी सदस्यों ने एक सोची समझी योजना के तहत सदन के समय को बाधित किया, उससे बहुत नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है 19 तारीख को, उसमें निश्चित रूप से विपक्ष इस बात को समझेगा। और एनसीपी नेता सुप्रिया सूले का कहना है कि सत्र के दौरान स्वस्थ चर्चा और काम किया जाएगा। तो दरअसल वो डिलिमिटेशन बिल को के लिए भी उन्होंने साफ संकेत दिए एनडीए के पक्ष में होने की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। Let me reassure you that all 8 MPs of NCP SP and all our MLAs, we stick together. Whatever decision we'll be taking, please understand NCP is a party where Shri Sharad Pawar not only leads it, he invests in everybody and he listens.
कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी कहा है कि सत्र चले और काम हो, देश को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। सत्र चले और सत्र में जो काम है वो काम हो। जो देश के सामने बड़े सवाल इस वक्त खड़े हुए हैं, नीट की परीक्षा का, युद्ध के बाद भारत में बढ़ती हुई महंगाई का, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, देश को बताना चाहिए। अब देश को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा ना। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही साथ दुष्यंत नागर, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह को हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुष्यंत नागर, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के विचारों के समर्थक समझे जाते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, और शैलेंद्र मिश्रा, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊँगा और जानने समझने की कोशिश करूँगा क्या कुछ चल रहा है, ख़ासतौर पर संविधान संशोधन, जब विधेयक की बात आती है, डिलिमिटेशन की बात आती है, उसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी सरगर्मियाँ और ख़ासतौर पर सियासत बहुत तेज़ है। क्या कुछ चल रहा है ऑन ग्राउंड? क्या कुछ क्या खबर निकाल कर लाएं आप? निखिल, देखिए, संसद का सत्र अब जब शुरू होने जा रहा है 20 तारीख से, तो सबकी निगाह है दो महत्वपूर्ण बिल पर। भ्रष्टाचार विरोधी जो एक बिल है, जिसमें 30 दिन तक जेल में रहने पर महत्वपूर्ण पदों पर से इस्तीफा देने पड़ेगा। संसद की समिति जो बनाई गई थी, जेपीसी, उसकी रिपोर्ट आनी है। उसमें कुछ बदलाव के साथ सरकार उस बिल को पेश कर सकती है, उसकी चर्चा है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या परिसीमन से जुड़ा, जो महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा संसद में, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में, उससे जुड़ा बिल फिर आएगा। क्योंकि जिस तरह से टीएमसी में टूट हुई और एक नया गुट बना, 20 सांसद एक नए दल में शामिल हुए। अब आप देखें कि एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से किस तरह से स्पष्ट संकेत मिले हैं। सब जानते हैं कि पिछली बार मामला इस बात को लेकर चर्चा में था कि 50% सीटें अगर बढ़ाई जाए राज्यवार, तो क्या सहमति बन सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर कहा था कि अगर सभी दल तैयार हो तो तुरंत इसको लेकर एक प्रस्ताव सदन में अलग से ला सकते हैं। लेकिन उस वक्त सहमति नहीं बनी और हमने देखा कि वो बिल पारित नहीं हो पाया। अब जोर शोर से चर्चा यह है कि जिस तरह से एनडीए का समर्थन बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि 20 टीएमसी से जो बागी सांसद हैं, नए दल को वो उनमें विलय किया है, वो साथ आ गए हैं। शरद पवार का जो गुट है एनसीपी का, वो भी साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी एनसीपी का जो एक और धड़ा था, वो तो पहले ही से ही साथ है। और इसके साथ ही आप देखें कि उद्धव ठाकरे से गुट से टूटकर जो शिवसेना शिंदे है, उनमें भी आप देखिए उनकी सदस्य संख्या अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र दे रखा है, उस पर फैसला आना है। डीएमके इंडी गठबंधन से अलग हो चुकी है, उसने अलग बैठने की बात कही है, उसका रुख भी अब एक तरह से देखें तो संकेत दे रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि जो 2/3 का आंकड़ा है, वो उसके आसपास एनडीए लोकसभा में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अगर छोटे दल और साथ आए या कुछ सदन के अंदर मौजूद नहीं रहे, तो वो 2/3 संख्या पूरी हो सकती है। इसीलिए चर्चा इस बात को लेकर ही है कि क्या उस संख्या तक एनडीए पहुंच जाएगा और ये बिल इस बार फिर आ जाएगा मानसून सत्र में, परिसीमन से जुड़ा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण से जुड़ा। और मुझे मत दीजिएगा तो मुझे एक दूसरी जगह पर कवरेज के लिए जाना है, अगर आप अनुमति जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी जानकारी सारी, कम से कम सदन में संख्या बल्कि आपने दे दी है। आप जा सकते हैं। आपने दर्शकों को अपनी जो पारी है वो आपने निभा दी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विनोद मिश्रा जी, आपने देखा शैलेंद्र ने भी ये जानकारी दी कि संख्या बल जो है वो उसको लाने की कोशिश की जा रही है, पूरा प्रयास सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इस बिल की ज़रूरत और अभी इस बिल को लाए जाने की बात जो चल रही है, किस तरह से इसको देखते हैं, इसके पीछे की पूरी सियासत को और इसकी ज़रूरत को? निखिल, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये देखना है कि 5 राज्यों के चुनाव और चुनाव के बाद जो राजनीतिक हालात देश में बने हैं, उसके बाद मुझे लगता है ये मानसून सत्र पहला मानसून सत्र हो रहा। और ये मानसून सत्र के बाद अगर आप देखते हैं तो इस बार पूरा का पूरा मानसून सत्र में आप लोकसभा और राज्यसभा में आप देखेंगे कि ये पूरा ट्रेजरी बेंच से लेके और अपोजिशन बेंच तक का
तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये सीटें जो है वही आपको काफी उसमें परिवर्तन दिखेगा जी। तो इस परिवर्तन देखने के साथ ही ये लोग जो इस बात की राजनीतिक जो अभी चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बिल पे है, उसके वजह ये भी है कि इस बार अगर आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के बैठने वाले दलों की जो सीट अरेंजमेंट थी उसमें भी डीएमके ने इस बार कांग्रेस के साथ बैठने से मना कर दिया है, तो उनके लिए अलग सीटें की व्यवस्था हुई है। उसके बाद आप टीएमसी के 20 सांसद टूटे हैं, तो लोकसभा में देखिए उनके लिए अलग सीटें होगी। उसी तरह से आप देखिए कि यूबीटी का जो शिवसेना यूबीटी के जो सांसद टूटे हैं 6, तो उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। अब जब ये शरद पवार की तरफ से जो रात से ये घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है, तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि उनके भी 8 सांसद हैं शायद, तो ये 8 सांसद के भी बैठने की अलग व्यवस्था होगी, क्योंकि वो भी अब बेंच उनका चेंज हो जाएगा। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं सीटों के अरेंजमेंट को लेके, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ही लेके राजनीतिक दलों में इसकी ज्यादा चर्चा है कि क्या सरकार इस बार इसको मजबूती से सदन के में पटल पे रख सकती है। ये सब चर्चा के बीच में आप देखिए कि मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल हैं। इस बिल में ये चर्चा होना स्वाभाविक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है डिलिमिटेशन का, क्या डीएमके इसके सपोर्ट में आ सकती है, क्या इसमें टीएमसी का जो एक धरा है वो इसके साथ सरकार के साथ हो सकती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सरकार अभी विन विन सिचुएशन में है। और पहली बार सरकार अगर कहें कि मेजोरिटी की बात करें तो लोकसभा के राज्यसभा में सरकार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और मेजोरिटी की कहे तो मात्र 6 सीट से अभी अंतर में है। एनडीए पूरा मजबूत है और अगर इन सारे लोगों को मिला दें तो 2/3 मेजोरिटी उनको राज्यसभा में मिलती हुई दिख रही है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार पूरे कॉन्फिडेंट है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बिल लाने से उनको ये इस बार के सत्र में पास होने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। जी दुष्यंत नागर जी, सीधा सवाल आपसे कि क्या इस बार कांग्रेस का क्या रुख होगा, एक बात, और दूसरी बात ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगर आपका विरोध है तो आखिर क्यों? अब तो लगभग बहुत सारे लोग सहमत होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आखिर जो बात कही गई थी 50% बढ़ोतरी की सीटों की हर राज्यवार, उसके लिए भी सरकार तैयार है, तो अब दिक्कत क्या है? देखिए, पहले तो मैं विनोद जी को ये बताना चाहूंगा कि ये लगातार कहते थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस ने संविधान को लेकर झूठ बोला कि संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाएगा। कांग्रेस की ये जो कैंपेनिंग थी वो गलत थी, तथ्यहीन थी। आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार भाजपा येन केन प्राचीन सांसदों को जुटा के और संविधान को बदलना चाहती है सत्ता प्राप्ति के लिए। ये जो परिसीमन है, ये परिसीमन पूरी जो प्रक्रिया है, इसको इसलिए अपनाया जा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से इलेक्टोरल सिस्टम को सेट कर सके, अपने कैंडिडेट्स को जिता सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि डीएमके हमारे गठबंधन के साथ है, आम आदमी पार्टी हमारे गठबंधन के साथ है। अलग बैठने से कुछ नहीं होता। भाजपा में तो बहुत से नेता साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दिल में कुछ और है। यहां दूर अलग बैठे हुए भी डीएमके के दिल में कांग्रेस के प्रति एक चीज ये थोड़ा सा बताते चलिएगा, मैं चाह रहा हूं कि ये आपने कहा कि बीजेपी अपनी सेटिंग करना चाहती है, कैसे कर लेगी? अगर 50% सीटें बढ़ जाएंगी तो मतलब वो जो बढ़ेंगी वो सब बीजेपी को वोट दे देंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको बताने चाहता हूं। इसका एक जीवंत उदाहरण आसाम है। जिस प्रकार से आसाम में परिसीमन किया गया, विधानसभाओं की सीमाओं को निर्धारित किया गया, उसके बाद आप परिणाम देख सकते हैं। तो परिसीमन आयोग तो स्वतंत्र काम कर रहा है, परिसीमन आयोग भी स्वतंत्र काम कर रहा है। जो आपकी दिक्कतें वो बता सकते हैं। चुनाव आयोग भी स्वतंत्र काम कर रहा है। हमारे नेता गेट पे बैठ जाते हैं, आदरणीय श्री जयराम रमेश जी, अंदर घुसने नहीं दिया जाता। चुनाव आयोग भी इतना स्वतंत्र काम कर रहा है, सीबीआई भी स्वतंत्र काम कर रही है, ईडी भी स्वतंत्र काम कर रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई संस्था स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, सबके ऊपर इन्होंने। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं जवाब ले लेता हूं, समय थोड़ा कम है। अमृत प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अपने मन माफिक करना चाहती है और संविधान बदल देगी। निखिल जी देखिए, बीजेपी किसी के मन माफिक काम नहीं करती, संविधान के अनुसार काम करती है।
25 दिन का ये संसद सत्र चलेगा और मुझे पूर्ण आशा है कि कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी दल हैं वो इनका जो धुन है वो अलग अलग नहीं होगा, वो सरकार के और साथ में रहेंगे ताकि जनता का विकास हो सके। और पर डे करोड़ों रुपए जो खर्चा होता है, कम से कम जनता को वहाँ कियोस्क ना क्रिएट करे। एक बात इसमें बड़े इंपॉर्टेंट बिल आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी का बिल आ रहा है इसमें, दूसरा कॉर्पोरेट लॉ का बिल आ रहा है, तीसरा क्या कहते हैं आप हिरासत में योग्यता का बिल। वो बिल आना जरूरी क्यों है कि भाई जब भारत का संविधान बना तो अंबेडकर जी खुद नहीं सोचे होंगे कोई व्यक्ति इतना निर्लज्ज हो जाएगा कि 100 दिन वो जेल के अंदर रहेगा, उसके बाद वो सरकार वो इस्तीफा नहीं देगा। अरे लालू प्रसाद यादव भी इस्तीफा दे दिए थे, हेमंत सोरेन भी इस्तीफा दे के गए हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की वजह से ये बिल लाना पड़ रहा ताकि अगर ऐसी कोई आगे घटना हो कम से कम है। और डिलिमिटेशन जरूरी क्यों नहीं है भाई? 52 में हुआ, 63 में हुआ, 73 में हुआ, 2002 में हुआ। आज अगर की संसद की संख्या है 543 सांसद सदस्य हैं लोकसभा के, वो 2001 की जनसंख्या के आधार पर हैं। अब 2001 में जनसंख्या कितनी थी भारत की? लगभग 100 करोड़ के आसपास थी। आज 2026 में भारत की जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़ जनसंख्या हो गई। एक लोकसभा पे 30-30 लाख जनसंख्या का बोझ है। तो कम से कम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को तो बात तो कह सके, इतनी ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। कांग्रेस को दिक्कत क्या है भाई? 52 में करो तो कोई दिक्कत नहीं, 63 में किए तो कोई दिक्कत नहीं, 73 में किए कोई दिक्कत नहीं, 2002 में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। 2026 में जनसंख्या क्या कहते हैं, जनगणना चल रही है। जनगणना चलने के उपरांत में इसी में डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन के लिए बिल आ जाना चाहिए। लेकिन ये भाग क्यों रहे? महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, मैं कह रहा हूं दुष्यंत जी आप और हम केवल डीडी न्यूज पर डिबेट करें, हम और आप लोग पार्लियामेंट में जाए क्या? अगर संख्या सीटों की ज्यादा होगी तो आप भी पार्लियामेंट जाएंगे, हम भी पार्लियामेंट जाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? सीटों की ज्यादा संख्या होनी चाहिए। मुकाबला करने के लिए भागने वाले लोग नहीं है हम। बिल्कुल आप भाग ही रहे हैं। आप हमेशा, हमें लगता मन में ठान लिए हैं आप लोग कांग्रेस के लोग कि कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं या विपक्षी दल के केवल न्यूज चैनलों पर डिबेट करें, पार्लियामेंट के फोरम पे नहीं जाना चाहते, इसीलिए डिलिमिटेशन का विरोध करते हैं। और रही बात आपको मतलब 100 करोड़ की जनसंख्या थी तब भी 543 और 150 करोड़ की जनसंख्या, कहां का लॉजिक बनता तब भी 543? आप महिलाओं को कहां से उसमें सशक्तिकरण कर रहे हैं? जनगणना तो आप करा ही नहीं रहे श्रीमान जी, 2021 में होनी थी। अरे साहब जनगणना नहीं हो रही, फिर आपको पता ही नहीं चल रहा है। 23 में नहीं हुई, 24 में नहीं हुई, 25 में नहीं हुई, 26 में नहीं हुई, तो इसीलिए वो 2011 के हिसाब से भी तो भी दिक्कत है दिखाई देती है। जनगणना से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, सिंपल सिंगल पॉइंट एजेंडा है आपका, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना। अरे सुनिए तो सर, सुन लीजिए। आपने सारा फेक न्यूज फैलाया, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि डिलिमिटेशन जो है वो वाजपेयी जी के समय में एक बार अब बहुत फेक न्यूज बताया है, मैं आप ही को जवाब दे रहा हूँ। 2002, अरे सुन तो लीजिए, 2002 में आया था, उस समय में भी इसको ये 2030 तक के लिए इस डिलिमिटेशन को आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2030 तक के लिए इसको डिलिमिटेशन को रोक दिया, फ्रीज कर दिया गया था। उसके सामने में उस समय की व्यवस्था ये बनाई गई थी कि इसके बाद जो है डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उस समय बढ़ाने का जो ये शर्त था निखिल, कि जो अभी महिला आरक्षण बिल जब आया था तो उसमें यह कहा गया था कि उससे पहले 2011 के जो सेंसस है, 21 के जो सेंसस होंगे उसके बाद इसको रखा जाएगा। अब चूंकि ये सेंसस में कोविड के समय में सेंसस हो नहीं पाया, तो उसके बाद ये कहा गया है, अभी जो इस बार का जो महिला आरक्षण बिल में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन में 2011 इसके सेंसस के मापदंड लाए गए हैं। अब 2011 के सेंसस के आधार पे अगर महिला आरक्षण होता है तो इसके लिए भी अमेंडमेंट चाहिए था। दूसरा डिलिमिटेशन की बात, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर आप कहते हैं संविधान बदलना, तो एक बार इतिहास भी जान लीजिए और थोड़ा सा पढ़ के आइए दागर साहब। 76 संविधान संशोधन आपके कांग्रेस के रीजन में हुए हैं, तो क्या संविधान बदल दिया गया? आपके रीजन में अगर प्रस्तावना बदल दिए गए, समाजवाद और सेकुलर लाया गया, तो क्या ये संविधान बदल दिया गया? तब ये संविधान नहीं बदला गया था, तब ये संविधान खतरे में नहीं आया था। समझा कर ये चीजों को ये लाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी इसलिए भी है इसका, और 2/3 मेजोरिटी की बात जब आप कहते हैं कि एक तो जो सेंसस है उस सेंसस को आपको 2011 में लाना था, दूसरा जो सीटें के निर्धारण है उसमें इस बार जो अमित शाह का आपने सुना होगा अगर पार्लियामेंट में, तो उन्होंने लिखित देने के लिए तैयार थे कि किसी में आबादी के हिसाब से, जो आपके राहुल गांधी का नारा था जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, वो कह रहे थे इसीलिए साउथ को प्रॉब्लम है,
साउथ ने अपने जनसंख्या पे कंट्रोल किया है, तो उसने कहा कि 50% एवरेज सबका ये हर स्टेट का बढ़ेगा। तो आप झूठ क्या कोई चीज फैलाते रहे, हम लोग सुनते रहे। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि जनता जो है वो बहुत करीबी से इनको देख रही है। हमारे आपके कहने से कि संविधान बदल दिया जी, संविधान बदल जाएगा। अगर 52 में, 63 में, 73 में, 2002 में संविधान नहीं बदला था, 2026 में कैसे बदल जाएगा? ये बात सब लोग बहुत देख रहे हैं। हमारे आपके कहने से या चीखें चिल्लाने से नहीं होगा। जनता बहुत समझदार है, सब जानती, बहुत सभी लोगों का। अनुज जी आपका, दुष्यंत जी आपका, विनोद जी और शैलेंद्र जी बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आज के अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।